नमस्ते दोस्तों, मैं हूं H3। आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जिसे सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। ये कहानी राजस्थान की उन रेतीली और सुनसान सड़कों की है जहां सूरज ढलने के बाद हवाओं का रुख बदल जाता है। अक्सर हम रास्तों को सिर्फ मंजिल तक पहुंचने का जरिया समझते हैं, पर कभी-कभी रास्ता खुद ही एक मंजिल बन जाता है। ऐसी मंजिल जहां से वापसी का कोई दरवाजा नहीं होता। तो चलिए, बिना देर के शुरू करते हैं आज की यह खौफनाक दास्तान। मेरा नाम करण है। मैं राजस्थान के झुंझुनू जिले का रहने वाला हूँ। ट्रक चलाने का काम मेरे खून में है। मेरे पिता भी ड्राइवर थे और अब पिछले 10 सालों से मैं भी इसी लाइन में हूँ। मेरी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा हाईवे के ढाबों और ट्रक के केबिन में ही बीता है। घर पर मेरी पत्नी और 2 छोटे बच्चे हैं जिनके लिए मैं दिन रात गाड़ी दौड़ता हूँ ताकि उन्हें एक अच्छी जिंदगी दे सकूं। ये बात पिछले साल की है, जब सर्दियों की शुरुआत हो रही थी। मुझे जयपुर से एक बहुत जरूरी सामान लोड करके मुंबई पहुंचाना था। सामान क्या था मुझे ठीक से पता नहीं था, क्योंकि सब कुछ सील पैक बक्सों में था। लेकिन मालिक ने कहा था कि अगर मैं इसे समय से पहले पहुंचा दूं, तो मुझे इस महीने का डबल बोनस मिलेगा। पैसों की तंगी चल रही थी, बच्चों की स्कूल की फीस भरनी थी, तो मैंने बिना सोचे समझे हाँ कर दी। करण, देख भाई, रास्ता लंबा है और आजकल कोहरा भी जल्दी गिर जाता है, संभल के चलाना, मालिक ने ट्रक की चाबी देते हुए कहा। मैंने मुस्कुराकर चाबी ली और कहा, अरे सेठ जी, आप फिक्र मत करो, ये रास्ते मेरी उंगलियों पर हैं। कल शाम तक माल मुंबई के गोदाम में होगा। मैंने शाम के करीब 4 बजे अपना ट्रक जयपुर से निकाला। मौसम सुहाना था, हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मैंने केबिन में अपना पसंदीदा रेडियो स्टेशन लगा लिया और बीड़ी सुलगा ली। सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जैसा कि हर ट्रिप पर होता है। मैंने सोचा था कि रात भर गाड़ी चलाऊंगा और अजमेर के पास किसी अच्छे ढाबे पर रुककर खाना खाऊंगा। जैसे जैसे सूरज ढलने लगा, आसमान का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे अंधेरा गहराने लगा और सड़क पर गाड़ियों की आवाजाही कम होने लगी। करीब 8 बजे के आसपास मैं अजमेर पार कर चुका था। तभी अचानक मुझे महसूस हुआ कि मेरा जो रेगुलर रास्ता था, वहां बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। रेडियो पर खबर आई कि आगे किसी बड़े टैंकर का एक्सीडेंट हो गया है और रास्ता कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए बंद रहेगा। मेरे पास इतना समय नहीं था। अगर मैं 6 घंटे वहां रुका रहता तो डिलीवरी लेट हो जाती और मेरा बोनस हाथ से निकल जाता। तभी मैंने मैप पर देखा कि एक छोटा रास्ता, शॉर्टकट है, जो गांव के अंदर से होकर वापस मेन हाईवे पर निकलता है। मैंने अपने एक साथी ड्राइवर को फोन लगाया। हेलो भाई, ये जो नसीराबाद के पास से अंदर वाला रास्ता जा रहा है, ये कैसा है? उसने थोड़ा हिचकिचाते हुए कहा। देख करण, रास्ता तो ठीक है, दूरी भी कम है, पर वो इलाका थोड़ा सुनसान है। उधर रात को कोई रुकता नहीं है। अगर तू निकल सकता है तो निकल जा, पर गाड़ी मत रोकना। मैंने उसकी बात को हल्के में लिया। मुझे लगा कि सुनसान रास्ता है तो क्या हुआ, मेरे पास मेरा ट्रक है और मैं अकेला तो हूं नहीं। यही सोचकर मैंने ट्रक को उस कच्चे और संकरे रास्ते पर मोड़ दिया। सड़क के दोनों तरफ झाड़ियां थीं और कोहरा धीरे धीरे जमीन से ऊपर उठ रहा था। ट्रक की हेडलाइट्स की रोशनी में धूल उड़ती हुई साफ दिख रही थी। केबिन के अंदर सब ठीक था, पर बाहर का सन्नाटा थोड़ा अजीब लगने लगा था। वो शोर शराबा वाला हाईवे अब बहुत पीछे छूट गया था। यहां सिर्फ मेरे ट्रक के इंजन की आवाज थी। करीब आधा घंटा चलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि इस रास्ते पर न तो कोई दूसरी गाड़ी दिख रही है और न ही कोई इंसान। दूर दूर तक सिर्फ सन्नाटा था। तभी मुझे सड़क के किनारे एक छोटी सी दुकान दिखी, जो शायद चाय की टपरी थी। मैंने सोचा कि थोड़ा मुंह हाथ धो लेता हूं और एक कड़क चाय पी लेता हूं ताकि नींद ना आए। मैंने ट्रक को धीरे किया और टपरी के पास जाकर रोका। वहां एक लालटेन जल रही थी। एक आदमी कंबल ओढ़े बेंच पर बैठा था। भाई साहब, चाय मिलेगी? मैंने ट्रक के अंदर से ही चिल्लाकर पूछा। उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस चुपचाप बैठा रहा। मैंने सोचा शायद सुन नहीं पाया होगा। मैं ट्रक से नीचे उतरा। नीचे उतरते ही मुझे एक अजीब सी ठंड महसूस हुई। ऐसी ठंड जो सिर्फ शरीर को नहीं, रूह को भी कपा दे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, जैसे पुरानी गीली लकड़ी जल रही हो। मैं उस आदमी के पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखा। भाई, चाय मिलेगी क्या? वो धीरे से मुड़ा। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसकी आंखें एकदम सूखी हुई थीं, जैसे बरसों से सोया ना हो। उसने बिना कुछ बोले एक इशारा किया आगे जाने का। क्या हुआ भाई, तबीयत तो ठीक है? मैंने पूछा। वो बस फुसफुसाया, देर हो रही है, निकल जाओ।
उसकी आवाज में एक अजीब सी भारीपन था, जैसे कोई पत्थर आपस में रगड़ रहे हों। मुझे थोड़ा अजीब लगा, लेकिन मैंने सोचा शायद बेचारा गरीब है या बीमार होगा। मैंने अपनी जेब से एक पानी की बोतल निकाली, मुंह धोया और वापस ट्रक में बैठ गया। जैसे ही मैंने इंजन स्टार्ट किया, मैंने शीशे में देखा। वो टपरी और वो आदमी गायब थे। वहां सिर्फ अंधेरा और झाड़ियां थीं। मेरा दिल एक पल के लिए जोर से धड़का। मैंने अपनी आंखों को मसला और फिर से देखा। शायद कोहरे की वजह से नहीं दिख रहा होगा, मैंने खुद को तसल्ली दी। लेकिन अंदर ही अंदर एक बेचैनी शुरू हो गई थी। मैंने गियर डाला और ट्रक को आगे बढ़ाया, पर अब वो रास्ता पहले जैसा नहीं लग रहा था। अब हर मोड़ पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा इंतजार कर रहा है। गाड़ी अब उस कच्चे रास्ते पर रेंग रही थी। मैंने अपने मन को समझाने की कोशिश की कि वो चाय वाली टपरी शायद मेरी आंखों का धोखा थी, क्योंकि नींद पूरी न होने पर अक्सर ऐसा होता है। मैंने केबिन की लाइट जलाई और डैशबोर्ड पर रखे अपने बच्चों के फोटो को देखा। मन थोड़ा शांत हुआ। मैंने सोचा कि बस अगले 20 से 30 किलोमीटर की बात है, फिर यह रास्ता वापस हाईवे से मिल जाएगा। पर जैसे जैसे मैं आगे बढ़ा, कुछ चीजें बहुत अजीब होने लगी। सबसे पहली बात तो ये कि मोबाइल का नेटवर्क पूरी तरह गायब हो चुका था। मैंने सोचा था कि घर पर फोन करके बात कर लूं ताकि मन बहल जाए, पर फोन नो सर्विस दिखा रहा था। उस सन्नाटे में फोन का काम न करना भी एक अजीब सी घबराहट पैदा कर देता है। तभी मुझे महसूस हुआ कि ट्रक का जो इंजन है वो कुछ ज्यादा ही शोर कर रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी पर बहुत ज्यादा वजन लदा हो, जबकि ट्रक में सिर्फ 5 से 6 टन माल था, जो मेरा ट्रक 12 चक्का बड़ी आसानी से खींच लेता था। मैंने एक्सीलरेटर पर पैर दबाया, पर गाड़ी की रफ्तार 30 से 35 से ऊपर जा ही नहीं रही थी। मुझे लगा शायद डीजल फिल्टर में कचरा आ गया होगा। तभी मेरी नजर सड़क के किनारे लगे पेड़ों पर पड़ी। कोहरा थोड़ा कम हुआ था, लेकिन जो पेड़ दिख रहे थे वो बिल्कुल सूखे थे। एक भी पत्ता नहीं था उन पर। राजस्थान में सूखे पेड़ आम बात है, लेकिन यहाँ उन पेड़ों की टहनियां अजीब तरीके से मुड़ी हुई थी, जैसे कोई हाथ फैलाकर खड़ा हो। मैंने गाड़ी में एक बीड़ी और सुलगा ली। धुआं केबिन में भर गया। अचानक मुझे केबिन के अंदर एक गंध आने लगी। वो गंध बिल्कुल वैसी थी जैसे कोई पुराना कपड़ा बहुत दिनों तक गीला रहने के बाद सड़ जाता है। मैंने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे किया। बाहर की ठंडी हवा अंदर आई, पर वो गंध नहीं गई। लगता है कहीं चूहा मर गया है केबिन में, मैंने खुद से कहा और गाड़ी चलाने पर ध्यान दिया। तभी मुझे सामने सड़क पर कुछ चमकता हुआ दिखा। मैंने हेडलाइट की अपर डिपर हाई बीम मारी। सड़क के ठीक बीचों बीच एक छोटा सा लोहे का डिब्बा पड़ा था। मैंने सोचा अगर टायर के नीचे आया तो नुकसान हो सकता है, इसलिए मैंने ट्रक को एकदम धीमा किया और बगल से निकालने की कोशिश की। जैसे ही मेरा ट्रक उस डिब्बे के बराबर पहुंचा, मेरी नजर उस पर पड़ी। वो कोई डिब्बा नहीं था, वो एक पीतल का लोटा था जिस पर लाल कपड़ा बंधा हुआ था और उसके आसपास कुछ फूल बिखरे थे। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी किसी ने वहां कोई टोटका या पूजा की हो। मेरा कलेजा थोड़ा सा धक से रह गया। गांव देहात के रास्तों पर यह सब दिखना आम है। लोग अक्सर चौराहों पर ये चीजें रख देते हैं। मैंने बिना रुके गाड़ी आगे बढ़ा दी, लेकिन अगले ही पल मेरे मन में ख्याल आया, ये रास्ता तो सुनसान है। यहाँ तो कोई गांव भी नहीं दिखा पिछले 10 किलोमीटर से। तो फिर ये ताजा पूजा का सामान यहाँ कैसे आया? मैंने पीछे वाले शीशे साइड मिरर में देखा। अंधेरे में वो लोटा अब भी वहीं पड़ा था, पर मुझे लगा जैसे उसके पास कोई साया खड़ा है। मैंने तुरंत नजर हटा ली। करण, तू फालतू सोच रहा है, बस गाड़ी चला, मैंने खुद को डांटा। तभी ट्रक के पीछे से एक आवाज आई, खट खट, जैसे कोई ट्रक के पीछे वाले लोहे के डाले पर हाथ मार रहा हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। मैंने सोचा शायद कोई रस्सी ढीली हो गई होगी और तिरपाल हवा में उड़कर लोहे से टकरा रहा होगा। मैंने गाड़ी नहीं रोकी। ऐसी सुनसान जगह पर रात के 12 बजे गाड़ी रोकना बेवकूफी होती। पर वो आवाज बंद नहीं हुई। खट खट खट। अब वो आवाज ज्यादा तेज और साफ थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई ट्रक के ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा हो। मैंने केबिन का म्यूजिक थोड़ा तेज कर दिया ताकि वो आवाज न सुनाई दे, लेकिन तभी मुझे महसूस हुआ कि केबिन के अंदर का तापमान अचानक बहुत गिर गया है। बाहर सर्दी थी, पर अंदर तो इंजन की गर्मी रहती है। लेकिन उस वक्त मुझे अपनी खुद की सांसें सफेद धुएं की तरह दिखने लगीं। तभी मेरी नजर साइड वाले शीशे पर पड़ी। कोहरे की वजह से शीशे पर धुंध जम गई थी। मैंने हाथ बढ़ाकर उसे साफ करने की कोशिश की।
जैसे ही मैंने कपड़ा मारकर शीशा साफ किया, मेरा गला सूख गया। पीछे की जो बॉडी थी, उस पर एक सफेद रंग का कपड़ा लहरा रहा था। मुझे लगा शायद माल की पैकिंग का कोई हिस्सा बाहर निकल आया होगा, पर वो कपड़ा हवा के साथ नहीं उड़ रहा था। वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ सरक रहा था, जैसे कोई उसे अंदर की तरफ खींच रहा हो। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि ट्रक के पीछे का हिस्सा थोड़ा दब गया है, जैसे अचानक से 2 से 3 क्विंटल वजन बढ़ गया हो। गाड़ी का इंजन बुरी तरह चीखने लगा। मैंने पसीने से भीगे हाथों से स्टीयरिंग को जोर से पकड़ा। गला पूरी तरह सूख चुका था। मुझे जोर की प्यास लगी थी, पर पानी की बोतल उठाने की हिम्मत नहीं हो रही थी। तभी अचानक सामने सड़क पर एक औरत दिखाई दी। वो सड़क के किनारे पीठ करके खड़ी थी। उसने राजस्थानी घाघरा चोली पहन रखा था और सर पर एक मटका था। इतनी रात को इस वीराने में कोई औरत मटका लेकर कहां जाएगी? वो जो पीछे के शीशे पर धड़ाम की आवाज हुई थी, उसने मेरे दिमाग की नसें हिला दी थी। मैंने हिम्मत जुटाई और एक पल के लिए अपनी गर्दन घुमाकर पीछे वाले छोटे शीशे की तरफ देखा, जो केबिन को पीछे की बॉडी से जोड़ता है। कोहरे और अंधेरे की वजह से पहले तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही मैंने दोबारा गौर किया, मेरे फेफड़ों से हवा निकल गई। उस छोटे से शीशे के उस पार एक हाथ चिपका हुआ था। वो हाथ किसी इंसान का नहीं लग रहा था। उंगलियां जरूरत से ज्यादा लंबी थीं और नाखून काले और मुड़े हुए थे। वो हाथ धीरे धीरे शीशे पर घिस रहा था, जिससे एक ऐसी कचर कचर की आवाज आ रही थी जिसे सुनकर मेरे दांत खट्टे हो गए। कौन है? मेरी आवाज फटी फटी सी निकली। जवाब में सिर्फ एक ठंडी हंसी सुनाई दी, जो ट्रक के इंजन के शोर को भी चीरती हुई मेरे कानों तक पहुंची। केबिन के अंदर की लाइट अचानक टिमटिमाने लगी और फिर बुझ गई। अब सिर्फ डैशबोर्ड की हल्की लाल रोशनी और बाहर की हेडलाइट का उजाला था। तभी अचानक ट्रक का स्टीयरिंग अपने आप बाईं तरफ कटने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से पहियों को जोर से घुमा रहा हो। मैंने स्टीयरिंग को पूरी ताकत से पकड़ा और सीधा करने की कोशिश की। मेरी हथेलियां पसीने से गीली हो चुकी थीं और स्टीयरिंग फिसल रहा था। हे भगवान, बचा ले! मैं बुदबुदाया। मेरा गला इतना सूख गया था कि थूक निगलना भी भारी पड़ रहा था। तभी सामने का नजारा देखकर मेरे पैर जम गए। सड़क के बीचों बीच वही औरत खड़ी थी जिसे मैंने पीछे छोड़ा था। वही घाघरा चोली, वही मटका, लेकिन इस बार वो मेरी तरफ मुंह करके खड़ी थी। उसका घूंघट हटा हुआ था। हे राम, उसका चेहरा चेहरा था ही नहीं। वहां सिर्फ जली हुई खाल और मांस के लोथड़े थे। उसकी आंखें नहीं थीं, बस 2 गड्ढे थे जिनमें से कोई काली चीज बह रही थी। वो मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी और उसके काले पड़ चुके दांतों के बीच से खून टपक रहा था। मैंने जोर से ब्रेक मारा। ट्रक के टायर सड़क पर रगड़ते हुए चीखे, छी! और गाड़ी उस औरत से महज 2 फीट की दूरी पर जाकर रुकी। पूरा केबिन जोर से हिला। मेरा सिर स्टीयरिंग से टकराते टकराते बचा। सन्नाटा छा गया। सिर्फ ट्रक का इंजन रुक रुक कर धड़क रहा था, जैसे उसकी जान निकल रही हो। वो औरत अब भी वहीं खड़ी थी। अचानक उसने अपना हाथ उठाया और ट्रक के बोनट पर रख दिया। उसके छूते ही बोनट की लोहे की चादर ऐसे पिचक गई जैसे वो कागज की बनी हो। वो धीरे धीरे रेंगते हुए ऊपर आने लगी। वो ट्रक के शीशे विंडशील्ड पर आकर चिपक गई। उसकी वो डरावनी सूरत अब मेरे चेहरे से सिर्फ 1 इंच दूर थी। बीच में सिर्फ शीशा था। वो शीशे पर अपने नाखून मार रही थी। छर्र छर्र। शीशे पर दरारें पड़ने लगी। मुझे लगा अब मेरा अंत करीब है। डर के मारे मेरा शरीर सुन्न पड़ गया था। मेरा हाथ पास में रखे पानी के जग पर गया, पर हाथ इतना कांप रहा था कि जग नीचे गिर गया। तभी उसने बोलना शुरू किया। उसकी आवाज वैसी ही थी जैसी उस चाय वाले की थी, भारी और पत्थरों के रगड़ने जैसी। पैसे नहीं दिए? चाय के पैसे? मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी। ये वही औरत थी जिसका जिक्र उस चाय वाले ने किया था, या शायद वो दोनों मिले हुए थे। मैंने कांपते हुए हाथ से अपनी जेब में हाथ डाला और कुछ मुड़े तोड़े नोट निकाले। ये लो पैसे, मुझे जाने दो, मैंने चिल्लाकर कहा। जैसे ही मैंने पैसे डैशबोर्ड पर रखे, उसने एक जोर की चीख मारी, ऐसी चीख जिससे ट्रक के शीशे चटक गए। उसने अपना सिर पीछे की तरफ घुमाया और अंधेरे की तरफ देखने लगी। तभी मुझे एहसास हुआ कि ट्रक के केबिन के पीछे वाले हिस्से से कोई और भी अंदर आने की कोशिश कर रहा है। वो हाथ जो शीशे पर चिपका था, अब शीशे को तोड़कर अंदर आ चुका था। मेरी शर्ट का कॉलर पीछे से किसी ने पकड़ लिया था। मुझे अपनी गर्दन पर किसी की ठंडी और बर्फीली सांसें महसूस हो रही थीं। मेरी धड़कनें इतनी तेज थीं कि मुझे लग रहा था मेरा दिल फट जाएगा। माँ, बच्चों,
बस यही नाम मेरे मुंह से निकल रहे थे। डर के मारे मेरी आंखें बंद होने लगी थीं। लेकिन तभी अचानक मेरे डैशबोर्ड पर रखा मेरा मोबाइल जोर जोर से बजने लगा। उस सन्नाटे और खौफ के बीच मोबाइल की रिंगटोन ऐसी लगी जैसे किसी ने सन्नाटे में बम फोड़ दिया हो। स्क्रीन पर देखा तो बेटा लिखा था। मेरा 6 साल का छोटा बेटा मुझे वीडियो कॉल कर रहा था। शायद उसे नींद नहीं आ रही होगी और उसने अपनी माँ का फोन उठाकर मुझे मिला दिया था। जैसे ही फोन बजा, वो औरत जो शीशे पर चिपकी थी पीछे हट गई। उसे फोन की रोशनी और आवाज से तकलीफ हो रही थी। मैंने देखा कि पीछे से मेरी गर्दन पर जो पकड़ थी वो भी ढीली पड़ गई। मुझे लगा कि शायद यही मेरा आखिरी मौका है। मैंने कांपते हाथों से फोन उठाया नहीं, बल्कि उसे सीधा उस औरत के चेहरे की तरफ कर दिया। फोन की लाइट और उसमें से आती आवाज ने उन पर किसी तेजाब की तरह काम किया। वो साए पीछे हटने लगे। मैंने तुरंत अपनी सीट के नीचे रखी लोहे की रॉड निकाली और चिल्लाकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगा। मुझे और कुछ नहीं सूझा, बस वही एक सहारा था। मैंने पूरी ताकत से क्लच दबाया और ट्रक को स्टार्ट करने की कोशिश की। एक बार, 2 बार, 3 बार ट्रक ने साथ नहीं दिया। चौथी बार में इंजन ने एक जोर का झटका लिया और धड़ धड़ करता हुआ चालू हो गया। मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा, पहला गियर डाला और एक्सीलरेटर को फर्श तक दबा दिया। गाड़ी उन सायों को चीरती हुई आगे बढ़ी। मुझे पीछे से उन दोनों के चीखने की आवाजें आ रही थीं, जो अब धीरे धीरे कोहरे में गुम होती जा रही थीं। मैं पागलों की तरह गाड़ी चलाता रहा, जब तक कि मुझे सामने मेन हाईवे की लाइटें नहीं दिख गईं। जैसे ही मेरा ट्रक हाईवे पर चढ़ा और मैंने आसपास दूसरी गाड़ियों और लोगों को देखा, मेरी जान में जान आई। मैंने एक पेट्रोल पंप के पास ट्रक रोका और वहीं स्टीयरिंग पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगा। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था। सुबह के 5 बज रहे थे। कोहरा छंट चुका था। मैंने अपनी जेब से मोबाइल निकाला तो देखा कि मेरे बेटे का कोई कॉल आया ही नहीं था। कॉल लॉग खाली था, बल्कि मेरा फोन तो रात 12 बजे ही स्विच ऑफ हो गया था, क्योंकि उसकी बैटरी खत्म थी। तो फिर वो फोन किसने किया और वो आवाज कहां से आई? मेरा सिर चकराने लगा। मैं वहीं पास के एक छोटे से ढाबे पर गया और चाय मांगी। वहां एक पुराना ड्राइवर बैठा था। मैंने उसे उस रास्ते और उस औरत के बारे में बताया। मेरी बात सुनकर उसने चाय का गिलास नीचे रख दिया और मुझे गौर से देखने लगा। उसने कहा, बेटा, तू बहुत खुशनसीब है कि वापस आ गया। आज से 10 साल पहले उस रास्ते पर एक ट्रक वाले ने एक बाप और उसकी जवान बेटी को कुचल दिया था। वो बेटी शादी का जोड़ा पहनकर अपने पिता के साथ शहर जा रही थी। वो ट्रक वाला उन्हें तड़पता हुआ छोड़कर भाग गया और दोनों की वहीं तड़प तड़प कर मौत हो गई। तब से वो दोनों हर उस ट्रक वाले को ढूंढते हैं जो उस रास्ते पर अकेला आता है। उसने थोड़ा रुक कर कहा, कहते हैं कि उन्हें सिर्फ वही बचा सकता है जिसका मन साफ हो और जिसका घर पर कोई इंतजार कर रहा हो। शायद तेरी औलाद की यादों ने ही तुझे उस मौत के कुएं से बाहर निकाल लिया। आज इस बात को 1 साल हो गया है, पर आज भी जब मैं रात को ट्रक चलाता हूं तो उस रास्ते की तरफ मुड़कर भी नहीं देखता। मैंने वो शॉर्टकट लेना हमेशा के लिए छोड़ दिया है। दोस्तों, पैसा और बोनस तो फिर मिल जाएगा, पर यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलती। उम्मीद है आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपके पास भी ऐसी कोई सच्ची घटना है तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। और हाँ, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही और कहानियां आप तक पहुंचती रहें। सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद।